नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस बजट में नीतियों में निरंतरता के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी दर्शन। अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक। गृह मंत्री ने 8 मार्च से सभी रास्तों को खोलने का दिया निर्देश। अवरोध उत्पन्न करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, 360 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हुआ, बाकी काम तेज गति से जारी। दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को नहीं दिया जाएगा पेट्रोल डीजल। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिया अहम निर्णय। और उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 में से 50 मजदूरों को निकाला गया। 4 की मौत, 5 अब भी फंसे। तलाशी अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि इस विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धन धान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें
लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमित शाह ने 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही। गुजरात की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट साझा किया है। शनिवार को गुजरात पहुंचे रेलवे मंत्री ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के 360 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र खंड अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर की समुद्र के नीचे सुरंग तैयार है। बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशंस का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया। छत की डिज़ाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती। इतने गर्डर के जो केबल की ट्रे के सबके डिज़ाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ होता है और इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन में काम कर रहे श्रमिक और वर्कर्स से मुलाकात की, साथ ही उनके साथ जमीन पर बैठे और सेल्फी भी ली। रेल मंत्री ने श्रमिकों के देश निर्माण में योगदान देने के लिए बधाइयां दी। श्रमिकों रेल मंत्री से मिलकर काफी अभिभूत नजर आए और जोश में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 49वां लेखा सेवा दिवस के कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पीएफएमएस के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से आने वाले समय में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। PFMS integrates 250 or over 250 external systems such as the GEM portal, the GSTN, Tax Information Network, the TIN 2.0, PM Kisan, and many more such. So 250 external systems are integrated and it serves end to end. So that is how digitalization has spread itself for effectiveness. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 140 अरब से अधिक आबादी वाला देश एक ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रांतीय रूप से निर्वाचित सरकारें यहाँ हैं। उनकी सभी प्रणालियाँ यहाँ हमारे दोस्तों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। What better example can there be of cooperative federalism if only we recognize all 31 state treasuries and 40 lakh or over 40 lakh program implementing agencies, enabling unified financial management across states. Look at the dimension. Just look at the dimension of this. A country with over 140 billion population, a country which is the largest democracy, but yet has provincially elected governments. All their systems are integrated and managed by our friends here.
और दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने अहम निर्णय लिया है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों व्हीकल को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा राजधानी से भी इन वाहनों को बाहर किया जाएगा। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए विवादित बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को ये शोभा नहीं देता। अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो लोग उनके पिता के 15 साल को भी याद रखेंगे। उनके माता पिता के 15 साल के शासन में बिहार में क्या हुआ था। देखिए, अगर वो 15 साल की बात करते हैं तो ये 15 साल फिर उनका भी याद रहेगा सबको। जब 90 के दशक में जब उनका 15 साल था उसमें क्या हाल था बिहार का। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये तमाम बातें जनता के हाथ में हैं। जनता ने उपचुनाव में भी अपना फैसला सुना दिया, लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया और अब जब कुछ महीने बाकी हैं विधानसभा के चुनाव में, उसके परिणाम भी पूर्णतः एनडीए के पक्ष में आएंगे। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन बचाव अभियान में अभी तक 50 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने बताया कि बाकी बचे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। Operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में कल हुए भीषण हिमस्खलन में 55 मजदूर फंस गए थे। फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। आज सुबह से ही बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया था। चमोली में फिलहाल मौसम साफ है, जिससे राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। भारतीय सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें बर्फ में दबे मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। हिमस्खलन को देखते हुए एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट से अलर्ट जारी किया गया है और हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली जिले में चल रहे बचाव अभियान का निरीक्षण करने के बाद आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद सीएम धामी जोशीमठ पहुंचे और उन्होंने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ
कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़े एक फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने रघु मिडियामी को दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट जगदलपुर में पेश किया गया। प्रतिबंधित मूलवासी बचाओ मंच के नेता रघु मिडियामी को एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मूलवासी बचाओ मंच पर पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। जांच से पता चला कि रघु मिडियामी भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सीपीआई माओवादी संगठन के लिए फंडिंग जुटाने के लिए काम करता है। रुक करते हैं अगली खबर का। सिडनी विश्वविद्यालय की एडजंक्ट सीनियर लेक्चरर प्रोफेसर डॉक्टर एना लिबर्ट ने एम्स नई दिल्ली के जन औषधि केंद्र का दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर एना लिबर्ट ने जन औषधि केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जन औषधि केंद्र की तारीफ करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की इस अनूठी पहल की तारीफ की और कहा कि जन औषधि केंद्र से लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयां मिल रही हैं, जो आम नागरिकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। So Jan Aushadhi is an amazing innovation, and after being at the conference, had a little bit of understanding of the initiatives of Prime Minister Modi. But I think in terms of health, this is the most important, to have affordable medicines, to have a point where people can come in and have treatment before they have a chronic disease. But also it gives a point where they can talk about, especially women who are having children, and children about all the other important things of health, of nutrition and lifestyle and exercise. And so it gives a way to not only have acute treatment, but to prevent chronic illness, and also to integrate all the other principles that we need to have for a healthy health span. And that has an amazing effect on the economy of the person and the family around. And I think it's an amazing initiative that should be representative in many, many countries. और आपको बता दें कि पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बटाला पुलिस ने गांधी कैंप इलाके में कासो अभियान चलाया। एसएसपी बटाला सोहेल कासिम मीर ने बताया कि राज्य में नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशा ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਡ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕਾਰਡਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹੈ 2025 ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40+ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। और नई दिल्ली में आज बौद्धिक और अकादमिक समूह द्वारा दिल्ली दंगों में अपना बलिदान देने वाले लोगों और 5 साल बाद 2020 के दंगों पर एक विचार विमर्श का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जस्टिस एस.एन. ढिंगरा ने कहा कि 2020 के दंगे नहीं थे, बल्कि सुनियोजित हत्याएं थी। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा बार बार होता रहा है, जो कि भारत के खिलाफ आज़ादी के बाद किए जाने वाले षड्यंत्र का हिस्सा है। 5 साल बाद 2020 के दंगों पर आयोजित विचार विमर्श में 4 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें षड्यंत्र की कार्य योजना, दंगों का पैटर्न, जनसंख्या और हिंदू मानवाधिकार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दंगा प्रस्फुटित होता है जब किसी विवाद के ऊपर 2 गुट आपस में लड़ते हैं, उसे दंगा कहा जाता है। लेकिन सुनियोजित ढंग से हत्याएं करना दंगा नहीं माना जाना चाहिए। तो इनको दंगा कहना अपने आप में गलत है। 2020 में जो हुआ वो भी हत्याएं थी।
और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस पर हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के जीवन में व्हीलचेयर की भूमिका को सम्मान देना और उनकी सहायता करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों के प्रति आभार प्रकट करना है। ये दिन हमें समावेशी समाज की दिशा में काम करने और दिव्यांगजनों को सम्मान अवसर देने की प्रेरणा देता है। इसी अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजीव अग्रवाल ने सुगमय यात्रा के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन से दिव्यांगजनों के व्हीलचेयर मार्च को हरी झंडी दिखाई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक परिवहन और स्थानों को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। व्हीलचेयर मार्च के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने और समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत कैंपेन तो 2015 में शुरू हुआ था। मेन मकसद ये है कि हम कम्युनिटी को साथ लेके, एक्सपर्ट्स को साथ लेके शहर में घूमें, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, रोड्स हो, पार्क्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, टूरिस्ट प्लेसेस हो, आर्कियोलॉजी के कोई प्लेसेस हो, फोर्ट्स हो, मेन मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस हो, अदर, इन सब पे ऐसी टीम्स जाएं, इनफॉर्मली घूमें, बहुत कोलैबोरेटिवली सबसे बातचीत करें, अवेयरनेस फैलाएं। और क्योंकि जब सामने वाला भी देखता, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हो या कोई भी हो, कि एक व्हील चेयर पे कस्टमर आ रहा है, एक ब्लाइंड कस्टमर आ रहा है, या कोई डेफ है या और कोई इम्पेयरमेंट्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो लोग भी इनकी तकलीफ़ देखेंगे और बिल्कुल कमिटमेंट देंगे कि चलो जी, हम 1 महीने में, 4 महीने में जो आप कमी बताते हो उसको सुधारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत दुनिया में वर्कफोर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। पीएम ने कहा कि भारत में संभावनाएं अनंत हैं। क्या रही पीएम की मुख्य बातें, आइए आपको दिखाते हैं। संभावनाएं अनंत है जब हमें अपने साहस और संकल्प से इन्हें हकीकत में बदलना है। भारत का परचम हर वैश्विक मंच पर लहराए, यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी दिशा है। साथियों, ये छोटा सोचने और छोटे कदम लेने का समय ही नहीं है। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो वेड इन इंडिया पर पहले विचार करें। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखें। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड
और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। आप 10 साल की जर्नी देखिए, जहां कभी पुल अधूरे थे, सड़कें अटकी थी, आज वहां सपने नई रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी सड़कों से, शानदार एक्सप्रेसवे से ट्रेवल टाइम और कॉस्ट दोनों कम हुए। आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है। तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस का मंत्र है। यानी न सरकार का दखल, न सरकार का दबाव। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।